हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो 2022 के सेमेस्टर 2 के फिजिक्स का एग्ज़ाम हो रहा है उसका डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो चैप्टर का डिस्कशन करेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ करंट। करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज अगर ज़्यादा जा रहा है तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम का चार्ज कहीं पे 1 सेकेंड में पास होता है तो जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज़ समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। मतलब है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी, मतलब जो कि बहुत दूर है, वहाँ से एक पॉइंट में लाने में जो हम वर्क करेंगे दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये जानना है कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, वो है कूलम। ठीक है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, न्यूट्रल भी होता है, लेकिन जनरली कौन सा चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। ठीक है, तो करंट इज फॉर्म बाय द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर चार्ज ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब। और करंट फ्लो क्यों होता है, जैसे पहले होता है कोई कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जिधर तिधर जा रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई यहाँ वहाँ, सबका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। पर जैसे ही हम उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, मतलब अगर हम उसमें एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो बैटरी में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एज फॉर एग्जांपल नॉर्मल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1.5 वोल्ट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, वो क्या वर्क करता है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है कि तुम मूव करो। इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव होने लगते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो होता है। सो व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। Conventional direction of flow of current is the direction which is opposite to the direction of flow of electrons। okay? उसके बाद हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ states that temperature and other physical condition remaining constant, the current flowing to a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। मतलब कि अगर हम potential difference को बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यूनिट है वोल्टेज। अगर घर में ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ रहा है, हम लोग ये बोलते हैं ना ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ रहा है, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज है उतना ही ज़्यादा करंट होगा। अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं तो 1.5 वोल्टेज का बैटरी है तो करंट भी कम आएगा। अगर हम 2 बैटरी लगाते हैं, जैसे कोई बड़ा बड़ा टॉर्च होता है, किसी टॉर्च में 3 बैटरी लगता है, किसी में 4 लगता है, किसी को जो बड़ा बड़ा खिलौना होता है उसमें 5-5 बैटरी लग जाता है। अगर तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं ताकि ज़्यादा करंट फ्लो हो। ठीक है, कभी भी हम करंट कैसे बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ा के। ये क्या कहा था, ये किसने कहा था, ओम ने, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ओम्स लॉ। ठीक है, अब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओमिक कंडक्टर। द कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। ओके, उसके बाद हम जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग जो एक ऐसा सब्सटेंस पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रोकता है, मतलब करंट को रोकता है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सो व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। ठीक है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर। अगर हम यहाँ पे एक स्विच लगा दिए और यहाँ पे एक बल्ब जला रहे इतना बगल में, तो लेंथ ऑफ द वायर कम है तो बल्ब को क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो कम मिलेगा। लेकिन अगर हम लेंथ बढ़ा दें, यहाँ ला के जला रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा दूर ला के जला रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और करंट कम आएगा। इसलिए हम लोग वायर का लेंथ जितना छोटा रखें उतना ही बेटर होगा। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम जितना ज़्यादा करेंगे
जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन गिवन टू द फ्लो ऑफ करंट। ओके, मतलब करंट को जितना रोकेगा उतना ही रेजिस्टेंस अच्छा। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो ज़्यादा करंट वहाँ से, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मतलब करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो ऑब्वियसली ज़्यादा करंट जा रहा, मतलब रेजिस्टेंस का काम ठीक से नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ठीक है, इट्स ओके। और एक और चीज़ होता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल का मतलब होता है कि मटेरियल का जो खुद का प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जैसे कोई क्वेश्चन में आता है कि किसी वायर का हम लेंथ को ज़्यादा बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ज़्यादा बढ़ा दिए, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। पर क्या होगा अगर हम लेंथ को डबल करें तो रेजिस्टिविटी का, तो लेंथ को डबल करें या ट्रिपल करें या 10 टाइम्स करें या एरिया को डबल करें, 10 टाइम्स करें, 50 टाइम्स कर दे, रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल के ऊपर। अब हम कितना भी लेंथ को बड़ा करें या छोटा करें, हम तो कभी भी सिल्वर को कॉपर या कॉपर को आयरन या आयरन को गोल्ड नहीं बना सकते ना। तो उसका प्रॉपर्टी जो है वो नहीं चेंज कर सकते, उसका रेशियो हमेशा 1:1 रहेगा, मतलब रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, लेंथ चेंज करके, एरिया चेंज करके हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, पर रेजिस्टिविटी नहीं चेंज कर सकते हैं। उसको रो से डिनोट करते हैं रेजिस्टिविटी को। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं कि करंट आता कैसे हमारे घर में। करंट हमारे घर में आता है लाइव वायर से। लाइव वायर जो ज़्यादातर जनरली रेड कलर का होता है, तो करंट रेड कलर से हमारे घर में आता है। और जाता किससे है? अगर कोई चीज़ आए और जाए तभी तो क्लोज सर्किट बनेगा ना। इधर से आया और इधर से गया, तो आने का वायर क्या है? लाइव वायर। जाने का वायर जो है वो क्या है? न्यूट्रल वायर। और एक वायर हम लोग लगाते हैं, उसका नाम है अर्थ वायर, जो कि जनरली ग्रीन इन कलर होता है। तो लाइव वायर जनरली रेड होता है, न्यूट्रल वायर जनरली ब्लैक होता है, अर्थ वायर जनरली ग्रीन होता है। इसके अलावा भी कलर कर सकते हैं, पर जनरली ये कलर है। अब क्या होता है लाइव वायर से? क्या होता है? करंट आता है। लाइव वायर इज द पाथ विच द करंट इज कमिंग। और न्यूट्रल वायर क्या होता है? जिससे करंट जाता है। अब लाइव वायर क्या होता है? उसमें 220 वोल्टेज है, न्यूट्रल में 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आया? अब ये लाइव है 220, न्यूट्रल है 0, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन अगर खाली लाइव वायर है तो 220 माइनस 220 क्या होगा? डिफरेंस 0, तो करंट ही नहीं फ्लो होगा। इसीलिए लाइव वायर को 220 में रखा जाता है और न्यूट्रल वायर को 0 में, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे। डिफरेंस बनेगा तभी तो कोई चीज़ गिरेगा ना। अगर हाइट का डिफरेंस है तो ही तो ये पेन गिरा। अगर हाइट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हम रखें इसका हाइट का डिफरेंस नहीं है, गिरेगा नहीं। तो इसको गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइट का डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तब ये गिरेगा। ठीक है, उसी तरह पोटेंशियल का डिफरेंस रखना पड़ेगा तो करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट विल नॉट फ्लो। ठीक है, ओके। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो एक चीज़ है फ्यूज़। व्हाट इज़ फ्यूज़? तो फ्यूज़ जानने के पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा एलॉयज़ के बारे में। व्हाट आर एलॉयज़? एलॉयज़ आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, एलॉयज़ आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। और जो फ्यूज़ होता है इट इज़ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। व्हाट इज़ अ फ्यूज़? तो बोलेंगे फ्यूज़ इज़ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। इस मिक्सचर को बनाया जाता है ताकि जो करंट आता है अगर वो ज़्यादा आ जाए ना, तो हमारे घर में जो अप्लायंस उनको डैमेज कर सकता है ज़्यादा करंट। कोई भी चीज़ एक्सेसिव ठीक नहीं होता है ना, तो ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो हमारे जो घर में अप्लायंस है उनको, वो हर एक अप्लायंस का एक कैपेसिटी होता है ना, तो अगर ज़्यादा वोल्टेज का आएगा तो अप्लायंस को वो डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? फ्यूज़ वायर लगाते हैं। तो फ्यूज़ वायर इज़ अ वायर विच इज़ मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। इट हैज़ गॉट अ प्रॉपर्टी दैट इट्स रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो एक इक्वेशन है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू I²RT। मतलब कोई भी वायर से जब करंट फ्लो होता है तो उस वायर में हीट भी प्रोड्यूस होता है, वो वायर गर्म भी हो जाता है। और ये गर्म होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहला करंट के ऊपर, I², मतलब जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होगा। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, जितना वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही करंट भी क्या होगा? हीट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग ज़्यादा,
रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन गिवन द फ्लो ऑफ करंट। अब करंट को रोकेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। करंट बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और अगर टाइम बढ़ेगा, सपोज हम एक वायर को, सपोज एक बल्ब को हम 5 मिनट जलाए और एक बल्ब को 6 घंटा जलाए, तो जो 6 घंटा जलाओ तो ऑब्वियसली गर्म होगा ना। तो जितना टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है उससे भी हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो जब फ्यूज़ वायर से ज़्यादा करंट जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा मतलब हीट जनरेट होगा। अब वो हीट सफिशियंट है उसको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जानबूझ के लो रखा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट को जानबूझ के हम लोग लो रखते हैं, क्यों, ताकि थोड़ा सा भी हीट हो तो वो मेल्ट हो जाए और करंट को फ्लो नहीं करने दे, जिससे हमारे घर का अप्लायंस जो है वो बचा हुआ रहे, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जब करंट फ्लो करता है हमारे घर में तो उसके चारों ओर, मतलब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। जैसे अगर इस थंब को हम माने कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा फिंगर गया है, हमारा फिंगर किधर गया, इधर, तो अगर ये राइट हैंड थंब रूल, मतलब थंब कहाँ दिखा रहा है, ऊपर, तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे घड़ी घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उसका ही ऑपोजिट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब करंट कहाँ जा रहा है, नीचे तब जा रहा है। अगर ऊपर जाए तो कहाँ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नीचे जा रहा है मतलब कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे हम ढक्कन को खोलते हैं तो ढक्कन कहाँ आता है, ऊपर, और खोलते किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं, और ढक्कन कहाँ आता है, ऊपर। ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, ढक्कन ऊपर आता है, और खोलते किस डायरेक्शन में, क्लॉक जिस डायरेक्शन में घूमता है उसको ऑपोजिट, ठीक है ना। तो उसका भी एक नाम है राइट कॉर्क स्क्रू रूल, उसका भी एक नाम है कॉर्क स्क्रू रूल, और ये है राइट हैंड थंब रूल। तो इफ़ द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट इफ द थंब points in the direction of the current, then the direction in which the finger curls will give the direction of the magnetic field, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग को पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, इफ वी होल्ड 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन सच अ वे so that they are mutually perpendicular to each other, in such a way so that they are mutually perpendicular to each other. If the 4 finger points in the direction of the current, middle finger points in the direction of magnetic field, then the direction in which the thumb will point will give the direction of the motion of the conductor. तो ये क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसके बेस पे क्या बना, इसके बेस पे बना मोटर, इसके बेस पे क्या बना, मोटर, और राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे बना था जनरेटर। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से पूछे कि क्या बना, तो इसके बेस पे बना मोटर। और ये मोटर कहाँ यूज़ होता है, मूविंग पार्ट, जैसा पंखा में मोटर यूज़ होता है। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके ही बनाया गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर करंट फ्लो होता है तो फ्यूज़ वायर जो है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं, इसलिए क्योंकि उसका क्या है, फ्यूज़ वायर इज़ एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। It has got such a property that it has got very high resistance and very low melting point. So whenever an excessive amount of current flows through it, then due to the heat produced by the current, the wire melts and the circuit breaks. Now we'll study about MCB. अब क्या हुआ ना कि अब के ज़माने में अब फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ वायर अगर ख़राब होता है तो उसको हटाना पड़ता था, फिर रिप्लेस करना पड़ता था, फिर इलेक्ट्रिसिटी आके लगाते, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था वो। तो अब क्या यूज़ होता है, अब यूज़ होता है MCB, जिसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब क्या होता है कि अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होता है घर में तो MCB अपने आप गिर जाता है। मतलब एक्सेसिव करंट को MCB क्या करता है, एक तरह से अच्छा ही करता है, आने नहीं देता है। नहीं आने देगा तो अप्लायंस डैमेज नहीं होगा, तो MCB अपने आप ही ऑफ हो जाता है, और फिर परमिसेबल लिमिट आ जाएगा तो उसको हम लोग ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो MCB थोड़ा एडवांस है। फ्यूज़ पहले यूज़ होता था, अभी ज़्यादातर सभी लोग ऑलमोस्ट MCB यूज़ कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि अर्थिंग क्यों किया जाता है।
ठीक है। कोई भी अप्लायंस जो है जो ज़्यादा करंट खींचता है उसका मेटेलिक जो पार्ट होता है, कभी कभार ड्यू टू फॉल्टी वायरिंग या अंदर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो तो सकता है कि उसके अंदर करंट फ्लो होने लगे उसके डिवाइस के बाहर में। जैसे सपोज़ ये एक फ्रिज है, वो मेटेलिक बॉडी है उसका, अगर तो इसमें, या माइक्रोवेव ओवन है, तो अगर बाई फॉल्टी मेथड कुछ हो जाए और इसके अंदर करंट फ्लो होने लगा और कोई इसको छू दे तो उसके बॉडी से करंट फ्लो होने लगेगा और उसको शॉक लगेगा और इट कैन बी इवन फैटल, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डैमेज भी कर सकता है। तो इसीलिए अप्लायंस को अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग करने से क्या होता है, जो भी एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है वो सीधे ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग शॉक से बचते हैं। उसके बाद अगर कहीं पे हमें करंट फ्लो कराना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम करंट जो है स्विच से ही फ्लो कराएं। करंट को हम लोग एक और वे से भी फ्लो करा सकते हैं जो ऑयस्टेड ने डिस्कवर किया था। अगर हम एक वायर लें, उसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा दें और एक मैग्नेट को लाके उसके आगे पीछे ले जाएं। सपोज़ एक वायर रख दिए, हम क्लोज्ड वायर रख दिए और आगे पीछे मैग्नेट ले जा रहे हैं, तो उस वायर में करंट जनरेट हो जाएगा। अब उस वायर में जो करंट जनरेट होगा वो जो है बहुत वीक करंट होगा, पर करंट तो जनरेट हो गया ना। तो इसके बेसिस पे ये प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास एक कॉयल है और हमारे पास एक मैग्नेट है तो वी कैन जनरेट करंट। और इसके बेसिस पे फिर आगे जाके बहुत सारे डिस्कवरीज हुए। तो क्या है, ये ऑयस्टेड ने क्या बोला था कि अगर हम मैग्नेट को मूव कराएं, ये क्लोज लूप और मैग्नेट को हम मूव कराएं तो क्या होगा, ये क्लोज लूप और मैग्नेट को मूव कराएं तो करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। मूव करते रहना पड़ेगा। तो बोलना क्या है इसमें कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉयल, द EMF इज इंट्रोड्यूस्ड विच क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस विच अल्टीमेटली क्रिएट्स करंट। मतलब अगर हम इसका मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर थोड़ा कम घुसा है और जब यहाँ आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो कम, फिर यहाँ ज़्यादा, तो चेंज हो रहा है ना कॉन्टिन्यूस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कम बेसी हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसके वजह से क्या होगा, इसमें EMF होगा, EMF से होगा पोटेंशियल डिफरेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट एक ही मान सकते हैं हम। तो EMF जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होना वहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ऑयस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसके बाद जनरेटर डिस्कवर हो गया। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे मैग्नेट को लाए, मैग्नेट को मोशन कर रहे हैं, या तो सामने ले या तो दूर ले जाए। ठीक है, अगर मैग्नेट का मोशन रोक देंगे तो करंट भी, अगर मैग्नेट का मोशन रुका तो करंट भी रुक जाएगा। और या तो हम दूसरा कुछ क्या कर सकते हैं, या तो हम इस कॉयल को मूव करें, या तो कॉयल मूव करेगा या तो मैग्नेट। रिलेटिव मोशन होना जरूरी है तभी करंट होगा। अगर दोनों चीज़ रेस्ट में है तो करंट जनरेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, अब हम करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो करंट था, अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर से तो हम उसका रेजिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं। और जो डिवाइस ये करता है उसको बोलते हैं रियोस्टेट। तो बहुत बार ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ अ रियोस्टेट। तो अ रियोस्टेट इज़ अ डिवाइस विच हैज़ गॉट वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पंखा में रेगुलेटर से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ही तो चेंज करते हैं। कभी करंट को ज़्यादा आने देते हैं, कभी करंट को कम। तो जब करंट ज़्यादा आता है पंखा जोर से चलता है, और जब करंट को कम करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा के, तो पंखा धीरे चलता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा, अब हम जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट हो गया। इसमें कुछ फार्मूला है, जैसे ओम्स लॉ का फार्मूला है V=IR, जैसे पावर का फार्मूला है P=VI। हम बताएंगे पावर क्या होता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, और भी फार्मूला है जूस लॉ ऑफ हीटिंग H=I²RT। ठीक है, तो अब देखते हैं पावर क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ एन अप्लायंस। पावर का बेसिक डेफिनेशन है कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब क्या होता है कि 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकेंड में जो करे उसका पावर होता है 1 वाट। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। छोटा यूनिट है वाट, और 1000 वाट इक्वल टू हो जाता है 1 किलोवाट। और क्या होता है, अगर हम 1 किलोवाट का अप्लायंस, ऐसा अप्लायंस जिसका पावर 1 किलोवाट है,
उसको हम यहाँ पे लगा दिए और उसको 1 घंटा चला दिए, तो वो जो होगा उसका जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, मतलब क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंज्यूम किया है, वो 1 किलोवाट का था और 1 आवर के लिए चला है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होगा वो होगा 1 किलोवाट आवर, उसी को मानते हैं 1 यूनिट। ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा वो क्या होगा 1 किलोवाट आवर, जिसको हम क्या मानेंगे 1 यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वायर है उसको अगर हम डिस्कनेक्ट कर दिए तो करंट आएगा ही नहीं, तो पावर लेगा ही नहीं वो। तो पावर के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक होता है वोल्टेज और दूसरा है करंट। तो P इक्वल्स टू क्या होगा VI। ओके, अगर हम VIP याद रखें, बहुत जो मतलब ना VIP पर्सन, तो VIP याद रखें, VI इक्वल्स टू P। ठीक है, तो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है V इक्वल्स टू IR, तो P इक्वल्स टू VI है। V के जगह पे हम IR लिखे तो IR इंटू आई स्क्वायर R भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो P इक्वल्स टू VI याद रखते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स हो सकता है। ठीक है, और 1 किलोवाट, इफ एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज फॉर 1 आवर देन द एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी सेड टू बी ऑफ 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसी को हम 1 यूनिट लेते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ही लेते हैं। हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो इसी यूनिट पे आता है, 1 किलोवाट आवर के यूनिट पे, मतलब 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो ये है कि अगर हम लोग 1 किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या होगा 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग करेंगे वो है साउंड। ठीक है, तो पहले साउंड के बारे में जान लेते हैं कि हाउ इज साउंड फॉर्म। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। हाउ इज साउंड फॉर्म, साउंड प्रोड्यूस होता है जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट या ऑसिलेट। उसका मतलब क्या होता है, जैसे झूला कोई झूलता है तो आगे पीछे होता है ना, वैसे साउंड एनर्जी कब होता है जब बॉडी वाइब्रेट करता है। बिना वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, चाहे हम कितना भी ट्राई कर लें, बिना वाइब्रेशन का साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव इज साउंड। साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। जैसे लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, सन से जो लाइट आता है बीच में वैक्यूम है, बीच में फांका है एकदम, तो भी लाइट आ जाता है। अगर सन से लाइट साउंड आना होता है ना तो वो नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसको मीडियम चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कैन वी हियर साउंड ऑन द मून, तो हम आंसर लिखेंगे नो, बिकॉज इट्स अ मैकेनिकल वेव, it requires a medium to travel. Okay, so we can't hear sound if there is no medium. अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग तो बात कर पाते हैं ना एयर में, फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, रिलेटिव से बात कर सकते हैं, जिससे भी एयर के थ्रू बात कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है क्या हम वाटर के अंदर अगर चले गए तो हम बात करेंगे तो क्या हमें सुनाई देगा, तो हाँ वो सुनाई देगा, क्योंकि वाटर भी तो एक मीडियम है ना, वैक्यूम तो नहीं है वाटर। और वाटर में ज़्यादा स्पीड है, साउंड का स्पीड एयर में है 330 मीटर पर सेकेंड अराउंड, ये 332.5 मीटर पर सेकेंड है, पर हम इसको क्या कहते हैं राउंड ऑफ करके 330 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। और यही जो स्पीड है वाटर में 1450 मीटर पर सेकेंड है, और सॉलिड में जैसे स्टील में 5100 मीटर पर सेकेंड है। तो उल्टे हम लोग सोचते हैं कि होता है कि नहीं होता है, और ज़्यादा भी होता है। सबसे कम स्पीड होता है साउंड का एयर में, और मतलब गैसियस मीडियम में, और सबसे ज़्यादा इसका होता है कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा इसका होता है कहाँ पे, सॉलिड में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप को वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स विदाउट द इम्पल्स ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स then that body is said to be executing free vibration। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई झूला झूल रहा है और हम उसको धक्का दे रहे हैं तो हम फोर्स दे रहे हैं तब वो झूला झूल रहा है। ऑसिलेटरी मोशन, झूला का मोशन को भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो हम फोर्स दे दे के उसको झूला रहे हैं, फोर्स दे दे के झूला रहे हैं, तो हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगर हम कोई चीज़ को प्लग कर करके बार बार बजा रहे हैं तो हम फोर्स दे रहे हैं तब वो वाइब्रेट कर रहा है, तो हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। मेरे फोर्स देने से वो चल रहा है तो, या कोई मशीन के फोर्स देने से चल रहा है तो हो गया फोर्स वाइब्रेशन। विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कोई चीज़ अगर वाइब्रेट करता है देन डैट इज टर्म्ड एज
फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। तो अब अगर वाइब्रेशन होता है कोई बॉडी का, एक सेकेंड आप लोग, अगर वाइब्रेशन होता है किसी बॉडी का, तो साउंड का जो वाइब्रेशन है, वो साउंड जो फॉर्म होता है वो 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। पहला है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है साउंड। किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है कि लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लाउडनेस जनरली डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। अगर साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, अगर साउंड का एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सिचुएशन हम बताते हैं कि अगर एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ज़्यादा है तो साउंड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब हम एक छोटा सा स्पीकर देखें, ओके, तो उसका एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कितना, इतना छोटा सा है। अगर हम बड़ा स्पीकर देखते हैं तो उसका एरिया इतना बड़ा है, ओके, इतना बड़ा बड़ा स्पीकर देखते हैं तो वो ज़्यादा आवाज़ करता है ना, डीजे का आवाज़ करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है वो। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा आवाज़ करेगा ऑब्वियसली। तो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो अगर बढ़ाएं, मतलब स्पीकर का साइज़ बढ़ाएं तो ज़्यादा आवाज़ करेगा, स्पीकर का साइज़ कम होगा कम आवाज़ करेगा, ठीक है। लेकिन एम्पलीट्यूड को हमको प्रेफरेंस देना है क्योंकि उससे मार्क्स अच्छा मिलेगा, वो अच्छा टर्म है। एम्पलीट्यूड के अलावा पूछेगा तब हम लोग का एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी बोलेंगे। और तीसरा बोलेंगे लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। मतलब कहीं पे गाना बज रहा है, यहाँ गाना बज रहा है, हम यहीं पे कान लगाए तो आपको ज़्यादा देर से सुनाई देगा ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गाना बज रहा है, हम बहुत दूर चलेगा, तो जितना हम दूर जाएंगे उतना गाना धीरे होते जाएगा। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सा बात है, बहुत दूर जाएंगे तो कुछ दूर बाद तो गाना सुनाई भी नहीं देगा ना, ठीक है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर। अगर हम ही गाना सुन रहे हैं तो बगल में ज़्यादा सुनाई देगा, बहुत जगह तो ज़्यादा सुनाई देता तो दूर चला जाता है कि बाप रे बहुत ज़्यादा जोर से लाउड साउंड है, ठीक है ना। जैसे एग्ज़ाम है, अब कहीं गाना बज रहा है तो हम लोग थोड़ा दूर चले जाएंगे ना पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो है पिच। व्हाट डू मीन बाय पिच ऑफ ए साउंड? पिच ऑफ ए साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन श्रीलर एंड नॉन श्रीलर साउंड। श्रीलर माने जो ज़्यादा सुरीला आवाज़ है, ठीक है। तो पिच डिपेंड किसके ऊपर करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम अ पार्टिकल वाइब्रेट्स इन अ सेकेंड। अब मान लो हम ये इस उंगली को वाइब्रेट करवा रहे हैं तो ये 1 सेकंड में 2 से 3 बार हम करवा पा रहे होंगे, उससे ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा। तो ये जो उंगली वाइब्रेट कर रहा है इसको अगर हम बढ़ा दिए, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, मतलब 1 सेकंड में, सपोज हम ऐसे करें 1 सेकंड में 1 बार हो रहा है और 1 सेकंड में शायद ये 3 बार हो जा रहा है, ठीक है। तो जब 3 बार होता है इसका फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में 3 बार होता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 3। और ऐसे इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 1, ऑलमोस्ट 1। ऐसे क्या हो रहा? ऑलमोस्ट 3, ज़्यादा जोर से। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जोर से होता है तो उसका पिच भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज़, ठीक है, HERTZ, हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज़। एंड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम अ पार्टिकल वाइब्रेट्स इन अ सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना बार वाइब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो पिच कम होगा, सुरीलापन कम होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो सुरीलापन बढ़ेगा, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है? अगर हम ऑसिलेशन कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे जा रहे हैं और ऐसे एक वाइब्रेशन कर रहे हैं तो इसमें टाइम क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है ना। तो जो भी टाइम लग रहा है दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। अब हम इसको फटाक से कर लिए, हम फटाक से किए तो एक बार जो वाइब्रेट हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है ना, तो टाइम पीरियड अब क्या है? कम। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? उल्टा रिलेशन। जितना ज़्यादा टाइम पीरियड है, अगर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा ना। मतलब देखो टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है तो आदमी लोग क्या फालतू फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर ऐसे हो रहा है टाइम कम लगा रहा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब टाइम पीरियड कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कि हम लोग जो सुनते हैं, जो हम लोग आवाज़ सुनते हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। हम ये जो हाथ ऐसे हिला रहे हैं इसका कोई साउंड हम नहीं सुन पा रहे हैं, है ना। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? बहुत लोग ये जानते हैं क्योंकि हम लोग जो साउंड सुन पाते हैं उसका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ओके।
जो साउंड हम लोग सुन पाते हैं उसका जो रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब 20 हर्ट्ज के ना हमको नीचे सुनाई देता है ना 20,000 हर्ट्ज के ऊपर सुनाई देता है, क्योंकि हम लोग का ईयर का जो है एक लिमिट है। 20 हर्ट्ज के नीचे जो होता है वो कौन सुन पाते हैं? 20 हर्ट्ज के जो नीचे का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक कौन प्रोड्यूस करता है? एलिफेंट, जिसका बड़ा बड़ा कान होता है, ठीक है ना। ऐसे एलिफेंट सबको देखा है। तो एलिफेंट लोग इंफ्रासोनिक साउंड को क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर फॉर्म होता है वो कौन सुन सकते हैं? ऑब्वियसली डॉग्स, डॉल्फिन्स, ठीक है, बैट्स, और बहुत सारे एनिमल है जो क्या करते हैं वो रे ऐसे भेजेंगे, और जैसे हम बॉल फेंकते हैं दीवार में तो लग के आता है तो हम लोग कैच लेते हैं तो पता चल जाता है ना सामने ऑब्स्टेकल है। वो लोग क्या कहते हैं? रे छोड़ते हैं। अगर लग के वापस आ गया इसका मतलब यही है कि वहाँ पे ऑब्स्टेकल है, और लग के वापस नहीं आया इसका मतलब वो फाँका जगह तो उड़ जाओ वहाँ से। अगर कहीं पे लग के वो लोग को रे वापस आता है तो वो लोग क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं, मतलब अगर में दीवार है। लेकिन अगर लग के वापस नहीं आया, बहुत दूर तक चला गया, मतलब वो जगह फाँका है तो वहाँ से उड़ के जाते हैं वो। तो वो लोग क्या करते हैं? अपने इस वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से सिर्फ भूलते ही नहीं है, दे कैन इवन डिटेक्ट देयर प्रे, मतलब कुछ खाने वाला कोई चीज़ है वो लोग के लिए, कीड़ा मकोड़ा सारे कुछ है, तो उससे भी वापस आता है तो उसका फ्रीक्वेंसी से उसका मतलब उनको समझ में आ जाता है कि क्या है, तो लोग डिटेक्ट करके अपना या तो प्रे को खा लेते हैं या तो फिर ऑब्स्टेकल से लड़ने से बच जाते हैं। दो चीज़ करते हैं ये, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हम लोग सुन पाते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा 1 मिनट का, हम 1 मिनट नहीं, ऑलमोस्ट 20-25 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे, हमको प्यास लगा है, फिर हम और थोड़ा सा आगे समझाते हैं। ओके, आप लोग सुनते रहिए थोड़ा सा। तो फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग पिच समझ गए ना। अब पिच डिपेंड किसके ऊपर करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का लेंथ जो है वो थोड़ा सा, अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का लेंथ अगर ज़्यादा है तो पिच कम हो जाएगा, और लेंथ अगर कम है तो पिच ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि द वॉइस ऑफ अ वुमेन इज श्रीलर देन दैट ऑफ अ मैन। मतलब जो मेन लोग होते हैं उनका वॉइस जो है उतना श्रीलर नहीं होता है, पर जो वुमेन होते हैं उनके वॉइस बहुत श्रीलर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड छोटा होता है। अब वोकल कॉर्ड छोटा होता है तो वाइब्रेशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगा मतलब पिच बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वुमेन हैव श्रीलर वॉइस वाइल मेल हैव लेस श्रीलर वॉइस। ओके, हम लोग का वॉइस उतना श्रीलर नहीं क्योंकि हम लोग का वोकल कॉर्ड बड़ा है, और फीमेल लोग का वोकल कॉर्ड क्या है? छोटा है। तो छोटा है तो लेंथ छोटा है तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा ही, तो पिच क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो आवाज़ क्या होता है? सुरीला होता है, ठीक है। अच्छा, टी इक्वल्स टू 2π√L/g, मतलब टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अगर हम पेंडुलम का लेंथ को बढ़ाएं तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो टाइम पीरियड का बस एक किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी से वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है, पेंडुलम का। तो उसके बाद फिर क्या है कि नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि जो थर्ड वाला जो केस है वो होता है क्वालिटी ऑफ ए साउंड। व्हाट डू मीन बाय क्वालिटी ऑफ ए साउंड? अब क्वालिटी का मतलब होता है वेव फॉर्म। हर एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपना अपना वेव फॉर्म निकालता है, सबका अपना अपना वेव फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्वालिटी इज दैट साउंड विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू साउंड हैविंग द सेम लाउडनेस एंड पिच बट ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म्स। जैसे हमारे फ्रेंड अगर हमको कॉल करें या हमारे पेरेंट्स कॉल करें, हमें पता चल जाता है। क्यों? कि उनका जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है ना। कोई नहीं बोलता अरे हाँ तुम बोल रहे हो, तुम्हारा आवाज़ अच्छा, तुम बोल रहे हो तो तुम बोल रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग फ़ोन पे कि वो हम समझ गए तुम बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि हम वो वेव फॉर्म, हमारे ब्रेन में ऑलरेडी जा चुका, हम समझ गए हैं कि वो वेव फॉर्म इसी का है, तो हम समझ जाते हैं कि कौन बोल रहा है, ठीक है ना।
तो क्वालिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस टू साउंड हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच। ठीक है, अच्छा उसका फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी में हमें ये भी जानना है कि अल्ट्रासोनोग्राफी वाला जो मशीन होता है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वो 20,000 से ऊपर है। वो चलता तो है, आवाज़ वाज होता है, पर हम लोग को सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है एको। व्हाट इज़ एको? एको इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो उसमें भी क्या होता है, हम अल्ट्रासोनिक वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 से ऊपर होता है उसको हम यूज़ करके डेप्थ ऑफ द सी पता कर सकते हैं, और कोई ऑब्स्टेकल है कि नहीं, जैसे सबमरीन में जो एनिमीज़ का सीप है वो कैसा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात कि अगर हम लोग को डेप्थ ऑफ द सी जानना तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द टाइम हमको पता है, स्पीड ऑफ साउंड पता है, इनटू टाइम करेंगे, बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि एक बार वेव जा रहा है एक बार आ रहा है, तो डिस्टेंस को बाई 2 कर देंगे तो हमको डेप्थ ऑफ द सी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और है, व्हाट डू मीन बाय फोर्स वाइब्रेशन। है तो बता दिए, फोर्स वाइब्रेशन कब होता है, जब हम कोई बॉडी को फोर्स करके वाइब्रेट करेंगे। कोई बॉडी अपने आप वाइब्रेट कर रहा है तो नेचुरल वाइब्रेशन है वो, लेकिन उस बॉडी को हम ज़बरदस्ती मार मार कर वाइब्रेट करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती हम उसको जो है फोर्स लगा लगा के वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, फोर्स वाइब्रेशन हुआ। अब अगर फोर्स वाइब्रेशन, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये एक पेन है, इसको हम इसको मारने से वाइब्रेट करवा रहे हैं। ठीक है, इस पेन का नेचुरल वाइब्रेशन सपोज 500 हर्ट्ज है, और ये इसको मार रहा है 300 हर्ट्ज से, तो थोड़ा कम आवाज़ होगा। मान लो 500 है ना, 400 कम आवाज़, 800 कम आवाज़, 900 कम आवाज़। लेकिन अगर इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी 500 है और ये 500 से इसको मार दे तो ज़ोर से आवाज़ करेगा। ये हो थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करने से होगा। ये एक्चुअली हम ज़ोर से मार के दिखा दिए, लेकिन ज़ोर से कब होता है, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड दैट ऑफ द बॉडी विच इज़ कॉजिंग फोर्स वाइब्रेशन मैचेस, then the body starts moving with increased amplitude and the sound increases, the amplitude increases, the loudness also increases। मतलब ये जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड लाउडनेस डिपेंड किसके ऊपर करता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर, बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगा। इस फेनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक है, तो व्हाट इज़ रेजोनेंस। कभी कभी हम लोग एक क्वेश्चन आता है कि सोल्जर्स आर नॉट अलाउड टू मार्च ऑन अ ब्रिज। क्यों? सोल्जर एक रिदम में चलते हैं ना, लेफ्ट राइट, तो ब्रिज के जो पार्टिकल वो भी वाइब्रेट करता है, और सोल्जर का रिदम का जो वाइब्रेशन वो भी अगर मैच कर गया तो रेजोनेंस होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ब्रिज वाइब्रेट करके गिर जाएगा। ठीक है, कभी कभी जो हम लोग, एक और क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी स्टार्ट अ कार और रैटलिंग साउंड इज हर्ड, मतलब बहुत घड़घड़ाने का आवाज़ आता है। क्यों आता है ये? क्योंकि कभी कभार होता है कि कोई मशीन उसका है, एक मशीन का वाइब्रेशन दूसरे मशीन का वाइब्रेशन दोनों मिल गया तो रेजोनेंस होगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ आता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें आवाज़ को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो गाड़ी को या तो रोक दो, या तो फिर गाड़ी का स्पीड बढ़ा दो, या तो घटा दो, उसमें मत रोको। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी मैच कर गया है ना, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो बॉडी ज़ोर से वाइब्रेट करके ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, तो what is resonance? Resonance is a special case in which the frequency of the vibrating body and that of the body which is making it to vibrate matches, मतलब दो बॉडी का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो रेजोनेंस होगा। अच्छा, एक और चीज़ है डैम्प वाइब्रेशन। क्या होता है डैम्प वाइब्रेशन के केस में? क्या होता है कि अगर हम कोई बॉडी को वाइब्रेट करने छोड़ दें, अगर हम बॉडी को वाइब्रेट करना छोड़ दें तो बॉडी क्या होगा, पहले तो वाइब्रेट अच्छा करेगा, फिर थोड़ा एम्पलीट्यूड कम होते होते ख़त्म। कोई साउंड होता है तो होता है ऐसे कि साउंड बहुत ज़ोर से हुआ फिर धीरे धीरे ख़त्म। इसी को बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन या डैम्प वाइब्रेशन, जिसमें क्या होता है एम्पलीट्यूड कम होते लास्ट में एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0। ठीक है, तो डैम्प ऑसिलेशन और डैम्प वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन विच अ बॉडी वाइब्रेट्स, ओके, with constantly decreasing amplitude and finally its amplitude becomes 0। okay,
सो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, साउंड जो है वो जो भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो ही प्रोड्यूस होता है। इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए एक डिवाइस है जिसके बारे में जानना जरूरी है, ट्यूनिंग फॉर्क। व्हाट इज़ अ ट्यूनिंग फॉर्क? तो बोलेंगे ट्यूनिंग फॉर्क इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेक अस बिलीव दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। सो व्हेन अ ट्यूनिंग फॉर्क इज स्टक अगेंस्ट अ रबर पैड, इट वाइब्रेट्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क को अगर रबर पैड में मारेंगे तो वाइब्रेट भी करेगा और साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। और उसको एक पानी है गिलास में, वहाँ ले जाएंगे तो पानी को क्या करेगा, वाइब्रेशन की वजह से पानी छलकेगा थोड़ा सा, तो पता चलेगा वो ये वाइब्रेट कर रहा है, तभी तो पानी छलक रहा है। तो वो रबर पैड में लगता है, वाइब्रेट होता है और साउंड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा हीट चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हीट चैप्टर के बारे में। तो हीट चैप्टर का, व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी whose absorption makes a body hot and extraction makes a body cold। हीट ऐसा एनर्जी है जिसको कोई बॉडी अगर लेता है तो बॉडी क्या हो जाएगा, गर्म। अगर हम गैस पे कोई चीज़ को रखे हैं तो गैस उसको हीट दे रहा है, बॉडी क्या हो रहा है, गर्म। और जब गैस से उसको उठा के कहीं पे रखते हैं तो उस बॉडी से हीट निकल जाता है तो बॉडी क्या हो जाता है, ठंडा। तभी तो पानी, गर्म पानी अगर हम लोग को ठंडा करके पीना है, जब डिजीज़ होता है या फिर किसी को फीवर होता है तो गर्म पानी को ठंडा करके पीते हैं। तो या गर्म पानी से हम लोग कभी गार्गल करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, गर्म पानी जो है उसको उतार के लाते हैं नीचे, ताकि पहले तो उसको गर्म करेंगे, हीट कौन देगा, गैस। गैस से हीट मिला, गर्म हो गया, फिर उसको उठा और रखेंगे तो और गर्म हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको उठा के क्या करते हैं, कहीं पे रख देते हैं। अब कहीं पे हम जब रख दिए हैं तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं उसको, तो भी क्या होगा, वो हीट लूज़ करेगा। और जब हीट लूज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो जब सहने लायक हो जाएगा तब हम उसको गार्गल करते हैं। अब ये नहीं कि गर्म पानी पी लिए, ठीक है। तो पहले उसको क्या करेंगे, वी लेट इट अलाउ टू गेट कूल एंड देन वी कैन ड्रिंक दैट, मीन्स वी कैन गार्गल बाई दैट, ओके। तो ये है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हुज एब्जॉर्प्शन मेक्स अ बॉडी हॉट एंड एक्सट्रैक्शन मेक्स अ बॉडी कोल्ड, ठीक है। एक्सट्रैक्शन मेक्स अ बॉडी कोल्ड, एब्जॉर्प्शन मेक्स अ बॉडी हॉट। अब हीट का ऐसा यूनिट क्या है, हीट का यूनिट कैलोरी भी है, जूल भी है, ठीक है, ओके। हीट का ऐसा यूनिट जूल भी है, कैलोरी भी है। तो व्हाट डू मीन 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 ऐसे जूल लिखा रहता है, पर एक्चुअली हम लोग 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स लिख देंगे और वहाँ पे नियरली लिख देंगे। 1 कैलोरी और जूल का रिलेशन क्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स, ठीक है। अच्छा, एनर्जी और वर्क का यूनिट जूल सेम है, क्यों? क्योंकि हम लोग, हमारे पास जितना एनर्जी रहेगा उतना ही तो हम वर्क कर पाएंगे, ठीक है। जितना हमारे पास एनर्जी है उतना ही तो वर्क कर पाएंगे, इसलिए वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, सेम, ठीक है। अच्छा, अब हम बताते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है उसमें अगर हीट सेम है तो क्या टेम्परेचर भी वही एक ही चीज़ है, हीट और टेम्परेचर? नहीं। अगर ये दोनों सेम होता है तो हीट को मेज़र करते हैं कैलोरी या जूल में, और टेम्परेचर को मेज़र करते हैं किस में, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में, ठीक है। पर हीट को किस में मेज़र करते हैं, कैलोरी या जूल में। व्हाट डू मीन बाय 1 कैलोरी ऑफ हीट? 1 कैलोरी ऑफ हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 ग्राम हम वाटर लिए, उसको हम हीट किए। जब 1 ग्राम वाटर को हीट करेंगे 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो हीट हम अप्लाई किए दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी ऑफ हीट, ठीक है। सो 1 कैलोरी ऑफ हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, अब कोई बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करा उसका एक फार्मूला है, Q इक्वल्स टू MST। MST बोलेंगे, M मतलब मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, एस मैंने स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, और टी मतलब राइज इन टेम्परेचर। छोटा बॉडी का मास, अगर छोटा बॉडी उसको फट से गर्म कर देंगे तो मास बड़ा रहेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मतलब कि वही ज़्यादा टाइम तक हीट देना पड़ेगा। स्पेसिफिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम आयरन रॉड को डालें तो फट से गर्म हो जाएगा, पानी को डालें तो उतना ही गर्म नहीं होगा। तो पानी का स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज़्यादा,
क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई? द गिवन स्टेटमेंट मीन्स that water has got very high specific heat capacity. The water doesn't gets heated very easier, and once if it gets heated it doesn't get cooled very quickly. ठीक है, क्यों? पानी को अगर हम गर्म करना चाहें तो ना ही वो जल्दी गर्म होगा और ना ही जल्दी ठंडा। ठीक है, अगर ना ही जल्दी गर्म हो रहा है और ना ही जल्दी ठंडा हो रहा है, इसका मतलब उसका स्पेसिफिक हीट क्या है? हाई है। इसीलिए वाटर इज यूज एज कूलेंट इन फैक्ट्रीज, है ना। एक बार उसको गर्म कर दिए तो बहुत देर तक गर्म रहेगा, एक बार उसको ठंडा कर दिए तो बहुत देर तक ठंडा रहेगा। अच्छा, फोमेंटेशन बोल के एक प्रोसेस है। फोमेंटेशन में क्या होता है, जो हम लोग जो ग्रेन्स रखते हैं ना, वीट, राइस, ये सब रखते हैं ना, ग्रेनरी में ग्रेन्स रखते हैं, तो उसमें बहुत सारा कीड़ा है। तो कीड़ा लोग क्या करता है, छोटा छोटा इंसेक्ट्स लोग, वो ग्रेनरी अगर खा लेगा तो हम लोग को ग्रेन ठीक से मिलेगा नहीं। वो अगर ग्रेन खा लेगा तो फिर हम लोग को खाने का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या किया था, फोमेंटेशन किया था। फोमेंटेशन मतलब वेपर पर वहाँ डाला जाता है, तो उसका जो वेपर जो है बहुत देर तक गर्म रहता है ना, तो अपना गर्मी से क्या करता है, इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को, मतलब जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनको मार देता है। तो ग्रेन क्या रहता है, अच्छा फ्रेश और अच्छा ग्रेन रहता है, तो हम लोग के पास पहुँचता है और हम लोग आराम से उसको कंज्यूम कर पाते हैं। पर अगर हम फॉर्मेंटेशन नहीं करें, ठीक है, तो ठीक से वो सप्लाई हमारे पास नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, बेसिकली हम वाटर वेपर जो रहता है, जो ग्रेन्स रहते हैं, खाने पीने का चीज़, राइस, वीट, इसमें हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं ताकि वो जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाएं। ठीक है, मतलब नहीं रहें, क्योंकि वो तो हार्म ही कर रहे हैं ना क्रॉप को। ठीक है, तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम लोग फर्मेंटेशन से। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है लैटेंट हीट। व्हाट डू मीन बाय लैटेंट हीट? तो जब हम हीट देते हैं कोई सब्सटेंस को, जैसे सॉलिड को हम हीट किए, तो सॉलिड को जो पार्टिकल है, सॉलिड में जगह ही नहीं होता है, तो क्या वो घूमेगा? इतनी सा जगह, उसमें ऐसे ऐसे छोटा सा हल्का मोशन होता है, हल्का सा मोशन होता है सॉलिड में। लिक्विड में पार्टिकल का हम लोग जानते हैं ना, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, तो थोड़ा दूर दूर है, तो आराम से थोड़ा घूमता है। और गैस में तो बहुत दूर है, वो बहुत दूर तक घूम तो कहाँ तक चला जाता है। तो सॉलिड का पार्टिकल को अगर हम हीट करते हैं, तो हम लोग जो देते हैं हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी क्या बढ़ाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। अब उसके काइनेटिक एनर्जी को जब बढ़ा देगा तो वो बहुत ज़्यादा मोशन करेगा, तो सॉलिड बन जाता है लिक्विड में। लिक्विड को और ज़्यादा हीट करेंगे तो बन जाएगा गैस, मतलब वही वाटर वेपर। ठीक है, तो यही होता है, हीट क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। मतलब हीट जब देता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। सो हीट दो काम कर सकता है, एक तो वो टेम्परेचर बढ़ा सकता है, या तो फिर वो क्या कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। हीट दो काम कर सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ा देगा, या तो स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। हीट क्या करेगा, या तो टेम्परेचर बढ़ा देगा, या तो फिर वो स्टेट को चेंज कर देगा। तो जब वो टेम्परेचर बढ़ाता है तो अब हम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Q = MS T2 - T1, और उससे पता करेंगे कितना हीट लगाए। लेकिन हीट क्या कहता है, स्टेट को भी चेंज करता है। जैसे आइस को जो मेल्ट करता है तो आइस वाटर बनता है, उसमें हीट तो लगता ही है। ठीक है ना। वाटर जब बॉयल होने लगता है, तो वाटर जब वेपर बनता है तो उसमें भी हीट लगता ही है। तो हीट जब स्टेट को चेंज करता है, उस समय उस हीट का नाम हो जाता है कुछ और, लेटेंट हीट। जैसे स्टूडेंट लोग जो हैं घर में, तो मम्मी पापा यही नहीं बोलेंगे बेटा बेटी, स्कूल में आते ही टीचर बोलेंगे स्टूडेंट्स आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं, चलो आज ये टॉपिक पढ़ते हैं, यही करते हैं ना। तो स्टूडेंट हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, फ्रेंड्स आएंगे तो फ्रेंड्स बोलेंगे क्या भाई कैसा है, हेलो दोस्त चलो घूमने चलते हैं। तो ये क्या होता है, फ्रेंड के सामने फ्रेंड बन गए, मम्मी पापा के सामने बेटा बन गए, है ना। और स्कूल में क्या बन गए, स्टूडेंट्स। उसी तरह जब हीट टेम्परेचर को बढ़ाता है तो नॉर्मल हीट ही बोलते हैं, लेकिन जैसे वो स्टेट चेंज करता है उस हीट का नाम हो जाता है लैटेंट हीट। अब लैटेंट हीट जो होता है ये क्या होता है, लैटेंट हीट का क्या होता है, ये इट कॉजेस चेंज इन टेम्परेचर, it causes change in state without any change in temperature. Latent heat is the heat which causes change in state without any change in temperature. ठीक है, latent heat क्या करता है, it causes change in state without any change in temperature, बस स्टेट चेंज करता है। मतलब सॉलिड को लिक्विड में करेगा, लिक्विड को वेपर में करेगा। जैसे सपोज हम वाटर को हीट करते हैं, तो वाटर को पहले हीट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद और हीट किया 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और हिट किया 98, फिर 99, फिर 100,
100 के बाद हम सोचेंगे हीट करेंगे, और 100 के बाद तो क्या होना चाहिए, 101 आना चाहिए ना। 100 के बाद हम हीट दिए जा रहे हैं पर 101 आ ही नहीं रहा थर्मोमीटर में। कोई तो ये भी सोच सकता है कि थर्मोमीटर ही ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये होगा कि जब हम उसको 100 डिग्री के बाद हीट कर रहे हैं ना, तो उसको हीट हम दे ही रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, पर वो हीट जो हम दे रहे हैं सप्लाई करो किस में यूज़ हो रहा है पता है, वो हीट यूज़ हो रहा है पानी को वेपर में कन्वर्ट करने में। तो टेम्परेचर को चेंज करने में नहीं लग रहा है, वो कहाँ पे लग रहा है, पानी को वेपर में चेंज करने में लग जा रहा है। तो हम लोग को दिखेगा नहीं टेम्परेचर में तो हम लोग को दिखेगा नहीं, मतलब थर्मोमीटर में तो दिखेगा नहीं ना कि टेम्परेचर 100 से 101 हो रहा है, वो हीट हम लोग को दिख ही नहीं रहा है क्योंकि टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रहा है, तो दिख ही नहीं रहा है, छुपा हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं लैटेंट हीट, क्योंकि लैटेंट का मतलब ही होता है छुपा हुआ, ठीक है, इसीलिए इसका नाम लैटेंट हीट है। तो वो हीट जा कहाँ रहा है कि कहीं ना कहीं तो जा रहा है, तो हीट क्या करता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है, जो स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा के लिक्विड को किस फॉर्म में चेंज कर देता है, वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में चेंज कर देता है लिक्विड को, वेपर फॉर्म में। जैसे आइस को भी पहले हीट करेंगे तो पहले -10 है, फिर -9, फिर -8, फिर -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 0 के बाद आगे जाकर 1 होना चाहिए, तो देखेंगे कि 1 हो ही नहीं रहा है, हम हीट किए जा रहे पर 1 हो ही नहीं रहा है, 0 का 0 ही है। क्यों ऐसा, इसीलिए क्योंकि हम जो भी हीट दे रहे हैं वो हीट क्या कर रहा है, उसका स्टेट को चेंज कर रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज कर रहा है। तो हीट विच कॉजेज चेंज इन स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इस लेटेंट हीट का फॉर्मूला है Q = ml, ठीक है। अच्छा, वन टू मीन बाई हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो वो जो बॉडी है उसको हम अगर हीट करते हैं तो इंटायर बॉडी को हीट करने में, इंटायर बॉडी का 1 डिग्री बढ़ाने में जो हम लोग को हीट लगता है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द इंटायर बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम अगर 1 kg लें, स्पेसिफाई करें 1 kg या 1 ग्राम, तब होता है स्पेसिफिक हीट, लेकिन नहीं बताएं, पूरा बॉडी को ही बढ़ाना है। अब जैसे हम एक ताला ले लिए, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये 1 ग्राम हो या 1 kg हो सकता है ये 632.89 ग्राम हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर अभी शायद वो 22 होगा, तो 22 से अगर हम 23 करते हैं इसका, ठीक है ना, 22 से 23 करने के लिए हमको जो हीट देना पड़ेगा दैट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी। लेकिन यही सपोज़ हम ये एक की लिए हैं 1 ग्राम का, ये की है सपोज एक, तो 1 ग्राम को बढ़ाने में जो हीट लगेगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हम 1 ग्राम, इसको तोड़ के 1 ग्राम करेंगे अगर नहीं होगा तो, अगर हमको करना है तो इसको तोड़ के 1 ग्राम करना होगा, ठीक है। हाँ, सपोज ये सपोज 3 ग्राम है, तो इसको हम 1/3 पार्ट करके 1 ग्राम निकाल के उसको 1 डिग्री बढ़ा के फिर बोलेंगे इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है। तो 1 ग्राम या 1 kg करना होगा तब होगा, 1 ग्राम करो या तो फिर कोई बॉडी को और मिला के 1 kg करो तब होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पर हम बॉडी जैसा वैसा ले लिए और उसको 1 डिग्री बढ़ा ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ओनली हीट कैपेसिटी, ठीक है। देन विल टेक हीट कैपेसिटी इनटू कंसीडरेशन, ओके। अच्छा, अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। कल ही एग्ज़ाम है और थोड़ा वीडियो भी लंबा नहीं बनाना है, तो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बताने जा रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। कि एलिमेंट्स जो है ना, अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, उसमें 92, ठीक है ना, नेचुरली अकरिंग है, कुछ मैन मेड है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो मेटल है, एलिमेंट्स है, वो 2 पार्ट के हैं, एक है नॉर्मल एलिमेंट्स और एक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ज़्यादातर नॉर्मल एलिमेंट्स है ना, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या सकता है नॉर्मल एलिमेंट्स है, इनसे हार्मफुल रेज नहीं निकलता। ये तो सब हम लोग यूज़ ही करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में हम लोग खाना लेके जाते हैं रैप करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन का तो दुनिया भर में ऑब्जेक्ट, बिना आयरन का तो कोई घर ही नहीं होगा, ठीक है। तो मोबाइल में भी कितना सारा एलिमेंट्स है, बहुत सारा एलिमेंट्स यूज़ करते हैं हम लोग एवरीडे लाइफ में, तो सब है नॉर्मल एलिमेंट्स। लेकिन जो एलिमेंट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं जनरली, जो दिखता नहीं है, उस एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्यों उसको ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उससे रेडियो एक्टिव हार्मफुल रेडिएशन निकलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के लिए 2 चीज़ होना पड़ेगा, एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एन एलिमेंट टू बी रेडियो एक्टिव। क्या होगा कि वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा और उससे हमको बच के रहना पड़ेगा। तो 2 कंडीशन, पहला है 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला तो ये है कि द एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 82, और दूसरा होना चाहिए कि उसका
जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इसका न्यूक्लियस थोड़ा हेवी होता है। अब जो नॉर्मल एलिमेंट्स उसका न्यूक्लियस थोड़ा स्टेबल होता है, पर रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबल नहीं है तो उससे क्या होगा, अल्फा बीटा गामा ये सब रेज निकलता है। अल्फा कैसा रेज है, पॉजिटिवली चार्ज है। बीटा कैसा रेज है, नेगेटिवली चार्ज। और गामा कैसा है, न्यूट्रल। तो अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन। ऑपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन। सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन, है ना। ऑपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन, और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है, तो अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल हो जाएगा। ठीक है। बीटा क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिव पार्टिकल है तो क्या हो जाएगा, रिपेल, और पॉजिटिव पार्ट है तो बीटा पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन गामा जो है उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई है, कुछ भी छेद कर चला जाता है। कोई भी चीज़ ऑब्स्टेकल आया उसको, अच्छा खासा ऑब्स्टेकल, इतना मोटा ऑब्स्टेकल सपोज हम रखें, उसको भी पेनिट्रेट करके चला जाएगा गामा पार्टिकल। क्यों, क्योंकि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। वो ना पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट होगा ना नेगेटिव से, क्योंकि वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो कोई सब्सटेंस को आराम से चीर के निकल जाएगा। क्यों, बिकॉज गामा हैज़ गॉट द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर एंड दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग न्यूक्लियर एटॉमिक बम और एटम बम्स बनाने में यूज़ होता है वो सब। ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में यूज़ होता है, अच्छे काम के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम यूज़ करके, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसको यूज़ करके क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो उस टाइप के इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं, जहाँ पे बनता है। ठीक है। और जहाँ पे न्यूक्लियस, ये रेडियो एक्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट है यूज़ करके बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जहाँ पे कोल से हीट करते हैं हम लोग वाटर को, वाटर का स्टीम निकलता है, स्टीम जाके एक टरबाइन को मूव करता है। वो टरबाइन जो है वो कनेक्टेड रहता है एक कॉयल से, उस कॉयल के अराउंड में 2 मैग्नेट रहते हैं, तो वहाँ से जो फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड, हीट से हो रहा है ना, तो थर्मल पावर प्लांट उसको बोलते हैं। और जहाँ पे ये न्यूक्लियस से हो रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। और जहाँ पे हवा से होता है वो होता है विंड मिल। विंड मिल से ऐसा हो नहीं पाता है। अब सोलर से भी होता है, सोलर में सिलिकॉन होता है, वरना सोलर क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब क्या होता है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा इज डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज अ डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम, मतलब अल्फा पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा ना, हम लोग को एक न्यूमेरिकल देगा कि एक एलिमेंट है उससे अल्फा पार्टिकल निकल गया तो क्या हुआ। तो जब भी ऊपर में क्या होता है, मास नंबर कोई भी एलिमेंट का, नीचे में एटॉमिक नंबर होता है, या फिर याद रखो ज़्यादा होता है तो मास नंबर, कम होता है तो एटॉमिक नंबर, ऐसे याद रखते हैं, है ना। अब मास नंबर एटॉमिक नंबर कौन याद रखा, अभी यही याद रखना है कि ज़्यादा है तो मास नंबर और कम है तो एटॉमिक नंबर। अब याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनस करना है, कम से कम करना है। अरे भाई जो ज़्यादा है उससे ज़्यादा लो, जो कम है उससे कम ही ना लेंगे। तो क्या है कि अगर एटॉमिक जो मास है अल्फा पार्टिकल निकला तो कितना कम हो जाएगा, 4 कम होगा, MASS 4 कम हो जाएगा एटॉमिक मास। ठीक है। अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक मास कितना कम होगा, 4, और एटॉमिक मास कितना कम होगा, 4, और एटॉमिक नंबर जो नीचे होता है वो 2 कम होगा। ठीक है। अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो ज़्यादा से 4 माइनस, कम से 2 माइनस, मतलब मास नंबर से 2 माइनस, एटॉमिक नंबर से 2, मास नंबर से 4 माइनस, एटॉमिक नंबर से 2 माइनस, मास नंबर से 4 माइनस, एटॉमिक नंबर से 2 माइनस। ठीक है। ये न्यूमेरिकल आता है तो बहुत इजी है। मास नंबर कितना कम करना है, 4, एटॉमिक नंबर कितना कम करना है, 2, अल्फा के केस में। बीटा के केस में क्या होगा, मास नंबर तो चेंज होगा ही नहीं, उल्टे एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, मतलब ऊपर में कुछ चेंज नहीं करना है, नीचे में उल्टे एक बढ़ा देना है, क्योंकि बीटा क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा तो नीचे में क्या करना है, +1 करना है। और गामा से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, गामा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गामा क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस, को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम लोग को एक चीज़ जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है कि हम लोग थोड़ा कुछ रेडिएशन है जो हम लोग को हमेशा लगते रहता है, पर हम लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। वी आर एक्सपोज टू सर्टेन रेडिएशंस गिवन बाय द अर्थ और कमिंग फ्रॉम समवेयर, बट वी
are not getting harmed by those type of radiation. Such type of radiation are called background radiation. हाँ, लेकिन कुछ कुछ अगर रेडिएशन का भी लेवल बढ़े तो हम लोग का बॉडी को ख़राब कर सकता है. जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था तो अभी तक वहाँ पे जेनेटिक इफेक्ट है, अभी भी प्रॉब्लम है वहाँ पे. तो क्या होता है, रेडिएशन बहुत ज़्यादा था. कोई भी चीज़ है ना, अब हल्का कोई पानी गर्म है तो हम लोग मुंह में डाल के उसको गार्गल करता है, हल्का गर्म है जब. अब थोड़ी ना बॉइलिंग वाटर लेकर मुंह में डाल लेंगे, है ना. तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है. तो रेडिएशन का कुछ लिमिट से हम लोग वो हम लोग को लगता है रेडिएशन, लेकिन हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बॉडी उसको झेल सकता है, ठीक है ना. पर ज़्यादा अगर रेडिएशन बढ़ जाए दैट इज़ वेरी हार्मफुल. इट कैन इवन कॉज डेथ, जो कि जापान में हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, ठीक है. सो ये है रेडियो एक्टिव के बारे में. कोई भी एटम रेडियो एक्टिव कब होता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है. वो 3 रे निकालेगा, अल्फा बीटा गामा. सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है गामा का. अल्फा पार्टिकल निकला तो मास नंबर से -4, एटॉमिक नंबर से -2. बीटा पार्टिकल निकला तो ऊपर कोई चेंज नहीं, नीचे +1 कर देना है, ठीक है. ये है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, ठीक है. अब इतना ही कर लीजिए आप लोग, बहुत हेल्प हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वॉट एवर आई हैव टॉट टुडे. और wish all the ICSE student whoever is watching this video best of luck. Thanks for watching this video. एकदम कॉन्फिडेंस होकर एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए. गुड नाइट.